नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र वीटे क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक कहानी यह भी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन आप लोग भली भांति परिचित होंगे, हिंदी में इमला बोला जाता है। ठीक है। तो नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधारों के काम के लिए भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। ओहदे मतलब पोस्ट, ग्रुप ए ग्रुप बी की पोस्ट पे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। अहमवादी मतलब होता है कि मैं होना, ठीक है, अपने आप पे घमंड होना। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते बलबूते मतलब अपने ऊपर निर्भर होकर हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। उन्होंने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। सकारात्मक पहलू को निचोड़ना मतलब हर तरीके से परेशान हो जाना। सिकुड़ती मतलब कम होती आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्फारिता उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो आर्थिक विषमताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कँपाती थरथराती रहती थी। मतलब बहुत गुस्सा करते थे, इसलिए उनकी माँ हमेशा डरती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आ ही जाते थे। कुछ ऐसा घटना हुई होगी जिसके बाद जो है लेखक महोदय कह रहे हैं कि उनके पिताजी जो है शक्की हो गए थे और सब पे शक करने लगे थे। पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां खामियां मतलब कमियां होती हैं, मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या फिर अनजाने अनचाहे किसी उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। ग्रंथियां मतलब होता है कि जो पिता से या अपने पूर्वजों से सीखी गई जो आदतें होती हैं। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। दुबली में और मरियल मतलब बहुत ही मतलब पतली दुबली। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो मैं बचपन से मुझे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्यों मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। लेकिन महोदय कह रहे हैं कि जो हमारी बहन थी, 2 साल बड़ी थी, गोरी थी, सुंदर थी और हर चीज थी, और वो उनको बहुत प्यार करते थे। क्योंकि हमार हमको जो है कभी ऐसा हुआ नहीं, तो जो है थोड़ा मेरे अंदर क्या था कि एक हीन भावना जो है पैदा हो गई थी।
आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को आ जाती हूँ। गड़ने गड़ने मतलब बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि लज्जित हो जाना जैसे नहीं होता वैसे। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपने किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, भन्ना भन्ना मतलब गुस्सा हो जाना, भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही निज पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझसे, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, कहीं प्रतीक्षा प्रतिच्छाया के रूप में, केवल बाहरी भिन्नताओं के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात की बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थिति भले ही हमारा दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्ता तो नहीं ही कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। उन्होंने कहा कि पिता जिस तरीके से थे उसी तरीके से उनकी जस्ट अपोजिट मेरी माँ थी, विपरीत। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्यवान और सहन शक्ति थी उनमें शायद। कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से धरती धैर्यवान और सहनशील है उसी तरीके से मेरी माता भी थी, और शायद उनसे भी कहीं ज्यादा थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। माँ की ममता ऐसी ही होती है। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निसहाय असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटते हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि जो भी बताना था हमने अपने कहानी में बता दिया माँ बाप के बारे में, छोड़ करके जो है इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी मैं थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के मैं शायद 7 साल की थी, और उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों का ब्याह भी रचाए। ये सारे खेल आपको पता होता है। सतोलियों को अपने लखनऊ में बोलते हैं सिकड़ी सतल्ला, और लंगड़ी टांग वही होता है जो लंगड़ी टांग करके खेला जाता है, मतलब कि एक लंगड़ी से उठा करके वो पत्थर का गुट्टा जिसको फेंक करके खेला जाता है। पकड़म पकड़ाई जानते ही सब लोग। तो ये सारी चीजें हैं। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाना, कांच पीस कर काम किया, करने का भी काम किया। कांच पीस कर मांझा सूतना मतलब मांझा बनाना, ठीक है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, और हमारी सीमा थी घर। उन्होंने कहा कि ये सारे काम घर के बाहर होते थे, लेकिन हम लोग घर के अंदर ही करते थे। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवार घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न मतलब होता है अलग करना, करके हमें कितना संकुचित मतलब छोटा होता है, संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। लेखक महोदय कहते हैं जो मैंने कहानी शुरू की उसके पात्र ज्यादातर यहीं के हैं। यहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही में बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास मुझे तो कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी
उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था। एक सुखद आश्चर्य का। वो कह रहे हैं कि एक पात्र है और जब ये महाभोज लिख रही थी तो उसमें उस पात्र का जो है जीवित हो जाना और एक सुखद एहसास के साथ वो कह रही मैं उसका जो है एहसास तो अच्छा था, लेकिन मैं आश्चर्यचकित भी थी कि ये पात्र यहाँ कैसे आ गया। उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक मतलब 10वीं। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। लिखकर महोदय कह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने परिवार से लग गए, तब मुझे अपनी जो है अपना एहसास हुआ कि हमारा वजूद क्या है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी, सुघड़ मतलब होता है अच्छी और कुशल, ठीक है, गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री मतलब कि खाना बनाने में निपुण, ठीक है, बनाने के नुस्खे जुटाए जाते हैं थे। पिता का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना जहाँ खाना बनाया जाता है उसको भटियार खाना कहते हैं। और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। भट्टी मतलब क्या है? चूल्हा भाड़ कहते हैं ना, भाड़ में जाओ या चूल्हे में जाओ तो वही भट्टी। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। जमावड़े मतलब होता है कि भीड़ लगना, और जमकर बहस होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। सगल मतलब होता है शौक, ठीक है। ये सब अर्थ में बताता चलो, नोट करते चलिएगा। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वो चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं आती थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। तो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाले बहसें और थी, और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की असहमति से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ। नाम याद रखिएगा, शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका है, ठीक है, से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा था। ककहरा मतलब काका काका होता है, ठीक है, या खड़ी फाई बोलते हैं जिसमें कक्का किक्की कुकू होता है, आप लोग पढ़ते होंगे। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वो इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी। पढ़ी हुई की तो दो और बहस की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया जो है शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। ये सब महत्वपूर्ण लेखक हैं, इन्होंने हिंदी में बहुत बड़ा योगदान दिया है और फिर फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। सुनीता एक उपन्यास है, जैनेन्द्र जी का है, ठीक है। अज्ञे का उपन्यास शेखर, ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्क करते चलिएगा। एक जीवनी पढ़ा, जरूर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पर पढ़ा तो उसके मन में इस कदर बांध दिया कि उसी झोंके में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद स्कूल में था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। ध्वस्त मतलब होता है समाप्त करना, ठीक है। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उसमें मैं जितना समझ सकती थी समझा। शीला कौन है? उनकी प्रधान अध्यापिका हैं। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था,
उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में ही बैठे रहना संभव था। भला प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। पर पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। कहने कि मैं भी जो है देश भावना की देश आग की तरह जो है आग की तरह उबल रही थी। तो एक बवंडर बाहर मचा था जो देश के लिए, और एक बवंडर घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी परिस्थितियों में उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठो बैठो जानो समझो, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर के सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, वो कह रही हैं कि मैं वो सारे काम करती थी आज़ादी के समय में जो लड़के लोग करते थे। कहीं हड़तालें करवा दिया, लड़कों के साथ सड़कों पे जो है नारे लगा रहे हैं हाथ उठा उठा करके। सारी आधुनिकता दी थी, लेकिन अब क्या हो रहा था इस समय के साथ साथ में जो है घर का माहौल बदल रहा था। तो वो पिताजी रोक लगा रहे थे और लेखिका महोदय कहती मुझे रोक पसंद नहीं थी दूसरे की। तो जब रगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे निषेध निषेध मतलब जो होते बंधन, सारी वर्जनाएं जो रोके जाने के लिए, और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। और भी जाना और अपने क्रोध में सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेन से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। कह रहा कि जब तक मेरी शादी नहीं हो गई तब तक पिताजी से जो है टकराव का सिलसिला चलता रहा। टकराव का मतलब बहस का सिलसिला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की जो सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यश मतलब होता है कि नाम को बहुत बढ़ा चढ़ाकर ऊंचा, मतलब लोग जैसे कहते हैं बड़े लोग, तो उनका यश होता है तो उस तरीके से उनकी जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ किया होगा लेखिका जी ने, तो अचानक जो है प्रधान मतलब कि जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे, उनका चिट्ठी आई थी और उसमें जो है जवाब देने के लिए कहा गया था। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से बनाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। समय पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गए। माँ को कह दिया लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाएगा तो तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी ही हैं, चल चल, तब विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। उन्होंने कहा कि जब पिताजी आए कॉलेज से तो डर लग रहा था कि आएंगे तो कुछ गुबार निकालेंगे, कुछ बड़बड़ाएंगे, लेकिन माँ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, वो तो खुश है। तो गई तो, लेकिन डरते डरते लेखा महोदय गए। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तो 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वो लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा हो कर नारे लगाने लगती। होता है अक्सर। तो ये सारी जो क्रियाकलाप कर रही थी मन्नू भंडारी जी, लेखिका महोदया, तो कॉलेज की प्रिंसिपल परेशान थी, इसी विषय में उन्होंने जो है ये चिट्ठी भेजी थी स्कूल में। लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कह रहे तुम लोगों के मारे उन लोगों का कॉलेज चलना मुश्किल हो गया। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न कानों पर कि यह हकीकत थी। पिताजी ने जब स्कूल में जाकर के ये सारी चीजें सुनी, बहुत गदगद हो गए कि मेरी बेटी का भी नाम हो रहा है। एक घटना और आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था।
सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर करवा रहा था। क्या कि हड़ताल जो है लोग करवा रहे थे। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, मुख्य बाजार का चौराहा है चौपड़, पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी, एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर पर आकर अच्छी तरह पिताजी की लूट उतारी। मतलब उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा आपकी बेटी कर रही है, की तो मत मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है या सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? मतलब ऐसी बातें जो उनके मित्र थे दकियानूसी, छोटी सोच होती है दकियानूसी का मतलब। उन्होंने बताया कि जो मन्नू भंडारी हैं वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और जो है हड़तालें करवा रही हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी चीजें शोभा नहीं देती हैं। वे तो आगे आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। भभकता मतलब जलना होता है। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू को घर से बाहर निकलना। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा होगा कि मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद कर दो। इस सबसे बेखबर में रात होते होने पर घर लौटे तो पिताजी ने एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। हैव यू मिस्ड हैव यू मिस्ड समथिंग? उन्होंने कहा, जो उनके मित्र थे उन्होंने कहा कि भंडारी जी आप घर पे रहते हैं, आपने मिस कर दिया। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गौर में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। या तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक बिना किसी संकोच और झिझक के जो धुआंधार बोलते चले जाना ही इसका मूल रहा। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने का प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी इस बात से बिल्कुल असहाय एहसास नहीं था? इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। जो उनकी प्रधानाध्यापिका थी, सारी चीजें नोटिस वगैरह मिल गई थी। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त के आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने या खुशी बिला गई मतलब धूमिल हो जाना, गायब हो जाना। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो ये इस तरीके से कुछ कहानी थी। प्रश्न अभ्यास हम लोग देख लेते हैं। लेखक के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा? तो जितने सारे लेखक आपने सुन रखे हैं उन सब का प्रभाव पड़ा था। आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आत्मकथा में लेखिका ने पिता की रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? क्योंकि वो गुस्सा करते थे और कहते थे कि वहां मत जाया करो भटियार खाने में। ठीक है। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने में लेखक ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया और कानों पर, जब उसके उनके मित्र थे कि हाय यू मिस समथिंग, आप बाहर निकला करो भंडारी जी, और आपकी बेटी इस तरीके से बोलती है। तो न कानों पर न आंखों पर, ये माफ कीजिएगा। ये जब स्कूल से इनके पिताजी आए थे और उन्होंने उनके बारे में सुना था कि उनके स्कूल ने ऐसा बताया कि 3 लड़कियां स्कूल में परेशान करती हैं और बच्चियों को बाहर बुला लेती हैं, और तो उनको इस बात पे गर्व हो रहा था जो उनकी माँ ने बताया था। लेखक को पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, या आप लिख सकते हैं।
और उनकी भूमिका है, बाकी सब संपदा है, आप नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये पाठ खत्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद।